हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और पूरी मेहनत कर रहे होंगे आपके आने वाले एग्जाम जो कि एनटीसी स्टेज 2 है। हम लोग एनटीसी स्टेज 2 के अंदर जो फिजिक्स का सेक्शन है उसके लिए थोड़ा सा और अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। यह वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है जो कि हमने कुछ समय पहले चालू करी थी। लास्ट लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट मोशन और आज के लेक्चर में जो 9th क्लास का अगला टॉपिक है जो कि लॉज ऑफ मोशन है उसके बारे में चालू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सो लॉज ऑफ मोशन, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है चैप्टर उसको हम चालू करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो चलिए, अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करूं तो हमारे पास कुल मिला के चार चीजें हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जो कि काफी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। 5 फोर्सेस या बेसिक 5 फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। फिर जो लॉस ऑफ मोशन है यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक बेसिक डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बारे में। फिर यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है इसके बारे में, एंड देन फाइनली मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, बीच में चलते हुए हम वह भी देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पैटर्न क्या है, कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एनटीसी स्टेज 2 में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से हमें प्रिपेयर्ड रहना है बाकी सब चीजों के लिए भी। चलिए, तो सबसे पहले ये जो 5 फोर्सेस हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे बेसिक फोर्स कौन सा होता है? अरे भाई, कोई भी बॉडी रखी है तो सबसे बेसिक फोर्स होता है उस पर ग्रेविटी का फोर्स। तो पहला फोर्स जो है वो है ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगता है। एक्ट्स टुवर्ड्स, किस तरफ लगेगा? सेंटर ऑफ अर्थ। पता है ना ये? अगर पता है तो कहां पे लगता है, किस जगह पे लगता है? बॉडी के ऊपर कहां पे लगेगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है ना। सो एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं एक और फोर्स के बारे में जो कि है मेरे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या चीज? जब मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करता हूं तो ये तब लगता है जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो। सो फॉर दिस फोर्स टू एक्ट द बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट। सो acts when body is in contact with, या तो वो कोई बॉडी यानी दूसरी बॉडी हो सकती है या फिर वो क्या हो सकता है, कोई फ्लोर या फिर कुछ भी चीज हो सकती है। सो एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफी सारी कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? कि वो जो फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बहुत ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, वो जब आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी होंगी तो वहां पे पॉइंट्स देखे होंगे, वो देख सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ बेसिक बेसिक डायग्राम्स आपके लिए बना देता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जमीन है और बॉडी ऐसे रखी है तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कुछ ऐसे बनेगा। अगर आपके पास ये जमीन है और यहाँ पे एक रॉड टिका रखी है आपने कुछ इस तरीके से, और जमीन का ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा है, तो इस केस में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगा और दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरीके से लगेगा। तो ये कुछ बेसिक बेसिक होते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तीसरा फोर्स जो होता है वह कौन सा फोर्स है बताइए? अगला है टेंशन का फोर्स या फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो टेंसाइल फोर्स या फोर्स जो कि रस्सी में लगता है, तो टेंसाइल फोर्स। एक काम करते हैं हम लोग, तो स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। फोर्स इन स्ट्रिंग, और ये कौन सा फोर्स है? बेसिकली ये है टेंशन का फोर्स। तो सबसे पहले या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, अच्छा एक पॉइंट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ये हमेशा, ऑलवेज, हमेशा
पुशेस, ऑलवेज पुशेस। आज जब मैं टेंशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो ये रस्सी में लग रहा है, एक्स इन स्प्रिंग, और ये ऑलवेज पुल्स, ये हमेशा पुल करता है, पुश नहीं करता। ठीक है, अगला फोर्स जो है वो है कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। हालांकि इसका बहुत ज्यादा आप लोगों के यूज नहीं है, लेकिन एक बार जान लीजिए ताकि कभी इन केस एंटीसिस स्टेज 2 में छोटी मोटी चीजें आ जाए तो आप पता कर पाए। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर जब मैं बात करता हूं तो आई हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द अदर वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना भाई, कि यहां तक एकदम क्लियर है। अगला और आखिरी जो है वो है मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स के बाद फाइनली स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ बात करें तो जनरली एक्ट्स इन स्प्रिंग। क्या करता है भाई? ये एक्ट्स इन स्प्रिंग है और ये पुश और पुल दोनों कर सकता है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पुश और पुल में से कुछ एक ही होगा, जैसे कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और टेंशन में हो रहा था, ये दोनों चीज कर सकता है। तो आई होप ये बेसिक 5 फोर्सेस के बारे में आपको नॉलेज है। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इनकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये वो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे हमसे बोला गया कि 4 ब्लॉक्स हैं जिसका एक का मास है 1 kg, 2 kg, 1 kg एंड 5 kg। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है 1 kg, ये है 2 kg, ये है 1 kg एंड ये है 5 kg। ठीक है, इन सब पे फोर्सेस लगाई गई कितनी? 36 न्यूटन। अब क्या हुआ? The system is pulled along a frictionless surface by a horizontal force of 36 Newton. The force pulling the block of mass m1 will be. अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सारे के सारे रस्सी से बंधे हुए हैं? यानी कि इसका टोटल मास जो है that must be equal to 1 plus 2 plus 1 plus 1 and that comes out to be कितना हो जाएगा? 5 kg। 5 ही होगा ना? अच्छा ये 5 है, ओके 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। So I would get this value as 9 kg। तो मुझे क्या पता है कि ये टोटल 9 kg को जब मैं चला रहा हूं तो उस पे फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन का। So can I say कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स अपॉन m टोटल which is equal to 36 upon 9 which is finally equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अगर आ गया तो अब मैं बात करता हूँ ये जो m1 है जो कि 1 किलो का है, इसके बारे में। इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन और इसका एक्सेलरेशन उतना ही है जितना सबका एक्सेलरेशन है, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 1 into 4, यानी कि 4 न्यूटन मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। लुकिंग एट द ऑप्शंस, द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। चलिए एक और क्वेश्चन कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे आया हुआ। 2 ब्लॉक्स हैं, ए एंड बी। तो ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, एक किलो है, एक का है 8 किलो, एक का है 2 किलो मास। लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है। दे आर पुश्ड हॉरिजॉन्टली अप्लाइड बाय फोर्स 15 न्यूटन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो बी ए पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? अब मुझे एक बात बताओ कि जो टोटल मास है वो कितना है? वो तो है 8 + 2 यानी कि 10 kg और टोटल फोर्स इन पे कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। तो क्या टोटल एक्सेलरेशन लगेगा फोर्स अपॉन मास which is equal to 15 upon 10 which is finally equal to 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि जो फोर्स बी ए पे लगाएगा, जो फोर्स बी ए पे लगाएगा वही फोर्स ए बी पे लगाएगा। यानी अगर ये n है तो ये भी n होगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने कहा कि चलिए भाई 2 किलो को एक साथ बना देते हैं। तो इस पे ये जो n फोर्स लगा रहा है a, इसके कारण इसका एक्सेलरेशन कितना है? 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं n की वैल्यू होगी मास इनटू एक्सेलरेशन which gives me 3 न्यूटन, जो कि मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। Hence the correct answer is option B। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो जब मैं लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं तो हमारे पास यहाँ पे 3 लॉज होते हैं। सबसे पहला यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी। अगर कोई बॉडी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से
तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे? सो एवरी बॉडी, या यूं कहें अ बॉडी remains in its state of rest और मोशन के साथ मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट वेलोसिटी, unless an external force is applied on it। क्या इतना समझ में आया? अब मैं बात करता हूं हमारा जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का, उसके बारे में। अभी सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि the force, external force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body। So हम कहेंगे external force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum of body। क्या इतना समझ में आया? और इसी को हम कैसे लिखते हैं? F इज इक्वल टू डेल्टा P वेक्टर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अपॉन डेल्टा T। क्या इतना एकदम क्लियर है? अब अगर इतना एकदम क्लियर है तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड एंड द फाइनल लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है सिंपल एक्शन रिएक्शन पेयर है। सो क्या कहता है ये? एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction। ठीक है भाई, क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको, जो आपने अभी तक न तो बुक्स में देखी होंगी ना आपको किसी ने पढ़ाया होगा। वो क्या है? जो फोर्स है हमारा, ये फोर्स डिफाइन करता है बेसिकली हमारे जो तीनों के तीनों लॉज हैं, ये सारा का सारा फोर्स के ऊपर बेस्ड है। कैसे? फर्स्ट लॉ के अंदर आपके पास पता चलता है कि कोई फोर्स नामक चीज है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स आपको फर्स्ट लॉ से निकलता है। सेकेंड लॉ से आपके पास आता है मैग्नीट्यूड की फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ से आपके पास आता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेसिकली ये तीनों लॉस क्या है? तीनों लॉस फोर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं और फोर्स को डिफाइन करते हैं। पहला बताता है फोर्स क्या है, कॉन्सेप्ट लाता है, दूसरा मैग्नीट्यूड बताता है और तीसरा उसकी डायरेक्शन बताता है। तो ये तीनों लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो कि है इम्पल्स। जब मैं इम्पल्स बोलता हूं तो इम्पल्स है क्या, आपको समझना पड़ेगा। इम्पल्स को हम लोग जनरली बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, या फिर जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है इनटू बहुत छोटे से टाइम के लिए जो लग रहा है उसका प्रोडक्ट। इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल होता है, मैं आपको वो बताता हूं कि कैसे हो रही है चीजें। कहने का अगर सिंपल सी बात है कि एक बॉल आई, मैंने कैच करी, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आती है, आपने कैच करी, एक बार तो ऐसे जैसी बॉल आई पकड़ लिया और एक बार नीचे करके पकड़ा। तो किस केस में इंपल्स ज्यादा होगा? पहले केस में जब आपने ऐसे पकड़ लिया, या दूसरे केस में जब आपने नीचे करके पकड़ा? सोचिए, इंपल्स दोनों ही केस में सेम होगा। सो फर्स्ट केस और सेकंड केस में। क्यों? क्योंकि भाई जो इनिशियल वेलोसिटी थी बॉल की और जो फाइनल वेलोसिटी है बॉल की वह सेम है। बट अगर मैं आपसे कहूं इंपल्सिव फोर्स किस केस में ज्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा इंपल्सिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगा इन द केस फर्स्ट। ठीक है ना? सो इतना पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं
तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, फोर्स जो होता है वो होता है dp अपॉन dt। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है कैलकुलस की तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt and that is equal to change in momentum is equal to integration of f dt। अब अगर सोच के देखिए, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। किस किस का ग्राफ बनाने वाला हूँ? एक एक्सिस पे होने वाली है टाइम और एक एक्सिस पे होने वाला है फोर्स, और मेरे पास सपोज ऐसा ग्राफ करते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस कर्व का जो एरिया होगा, किस कर्व का, f वर्सेस t कर्व का, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, ये होगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ f वर्सेस t कर्व क्या देता है, ये गिव्स इम्पल्स। और इम्पल्स एक्चुअल में क्या है, इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्या इतना एकदम क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है। अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ हमें इतनी तो नॉलेज हो गई है कि अगर हमें कोई बोले कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है, और इसके अंदर कोई कह दे कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, implies डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जीरो, implies डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। यानी कहने का मतलब है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा, यानी मोमेंटम में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। अब ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल सेकंड लॉ से हमारी बात हो गई। अब क्या हम कह सकते हैं कि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे कि एक बॉल रखी हुई है और वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है, तो क्या मैं कहूंगा कि वो जो एक्सप्लोड हुई उसके लिए मैंने कोई बाहर से काम नहीं किया, और अगर मैंने उसके लिए बाहर से काम नहीं किया तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसीलिए मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी किस टाइप के क्वेश्चंस, बॉम्ब एक्सप्लोजन या एक्सप्लोजन टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे, इस टाइप से होंगे। या फिर अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर कोई बॉडी चल रही है, मोशन कर रही है और वो टूट जाती है, तो वो टूटेगी इस तरीके से ताकि उसका उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मोमेंटम कंजर्व रहे। सो बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स। ये वाला भी किस में आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन में आएगा। सिमिलरली अगर मैंने किसी चीज को दबा के रख रखा है और उसको छोड़ देता हूं, तो वो वाला पार्ट भी किसके अंदर आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन में। सो बेसिकली हमें बस यही ध्यान रखना है कि F एक्सटर्नल जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है, 2 kg, is moving under the action of a force which varies with time as shown in the figure. Which one of the following statement is correct for the interval from 0 to 20 seconds? ठीक है भाई, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका एरिया जो होगा वो कितना होना चाहिए भाई? तो यार इसका एरिया तो निकाला जा सकता है, ये तो ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया होगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स व्हिच इज 15 प्लस 5 इनटू हाइट व्हिच इज 10। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हाउ मच आई गेट, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 15 प्लस 5 होता है 20, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ गया। ये किस यूनिट में आएगा, न्यूटन सेकेंड। बट ये तो पॉजिटिव में आया, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, नीचे वाले सेक्शन की बात करूं, इस सेक्शन की, तो क्या यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव टाइम्स हाफ ऑफ 10 into 5 and that is nothing but 25 न्यूटन सेकेंड। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो व्हाट डू आई गेट, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 75 न्यूटन सेकेंड। देख लो, अगर इतना क्लियर है तो लुकिंग एट द ऑप्शंस, अच्छा न्यूटन पर सेकंड को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, केजी मीटर पर सेकंड। यानी मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा पॉजिटिव है यानी इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव होता तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा होता। तो पहले में 75 तो है, बट ऑप्शन में लिखा है डिक्रीजेस, यानी ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजेस, यस ये सही हो जाएगा। 125 गलत हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम कैन नॉट बी फाउंड, अरे भाई निकाल दिया हमने तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। क्या इतना समझ में आया?
अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। एक स्प्रिंग लोडेड टॉय है जो कि सिट्स एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। व्हेन द स्प्रिंग रिलीजेस द टॉय ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। यहाँ पे एक स्प्रिंग लोडेड टॉय पड़ा हुआ है। अब जैसे ही ये स्प्रिंग को मैंने छोड़ा, क्या हुआ, एक पार्टिकल है, पीस A मूव्स ऑफ इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। सो पीस A तो मेरा यहाँ पे मूव करा और तीनों के तीनों इक्वल मास के, ये ध्यान रखना। व्हाइल पीस B मूव्स ऑफ इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो ये हो गया नेगेटिव y डायरेक्शन। अब सोच के देखो, क्या मैं जो थर्ड पार्टिकल जाएगा उसका मोशन इस तरीके से होगा ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे, और अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो सोच के देखो, इस पार्टिकल की वेलोसिटी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं va, इस पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए vb, और पार्टिकल c की वेलोसिटी कुछ vc होगी। ठीक है, सो कैन आई राइट डाउन दैट, क्या लिखूंगा मैं कहूंगा कि टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम था 0, सबके मास में मान लेता हूं m इंटू माइनस ऑफ va प्लस m इंटू माइनस ऑफ vb प्लस m इंटू vc, जो कि मुझे नहीं पता। अच्छा, va के साथ मैं i कैप लगा देता हूं, इसके साथ में j कैप लगा देता हूं। सो क्या मैं कह सकता हूं vc की वैल्यू मेरे पास आ गई va i कैप प्लस vb j कैप, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि ये जो जा रहा है वो किस तरफ जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा सबसे तेज चलेगा, तो भाई a की वेलोसिटी है va, b की वेलोसिटी है vb और c की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वो है अंडर रूट ऑफ va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। यानी सबसे फास्ट कौन सा चलेगा, ये तो आइडेंटिकल हो गया। सबसे फास्ट चलेगा ऑप्शन, सबसे फास्ट चलेगा हमारे पास ऑप्शन सी। आई होप इतना समझ में आया है, और अगर इतना समझ में आ गया है तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। और अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वो जो 5 फोर्सेस थे उनके बारे में एक बेसिक आइडिया जरूरी है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन के अंदर वो तीनों लॉज समझने जरूरी हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंपल्स क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो इंपल्स कुछ नया नहीं है, चेंज इन मोमेंटम है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स इनटू छोटे से टाइम के लिए जिसके लिए लगा है वो। उसके अलावा क्या पढ़ा हमने, उसके अलावा पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, चाहे कितने भी पार्ट्स में वो टूट जाए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स, कलीग्स जो कि और भी आपके साथ NTSE 2 स्टेज 2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके साथ इसको शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके फोन पे या आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे विदाउट डिले पहुंच पाए, और ताकि आप इस पे जो भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उनका बेस्ट बेनिफिट ले पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।